हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 2 है, नए राज्य और उनके राज्य। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और इस एमसीक्यू से आपका जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है या एग्जाम्पल रिसेशन का, तो उसका जो आप उसके लिए जो है हमें चैप्टर डिस्कशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया। मोहम्मद गौरी को, सुल्तान महमूद को, राजा राज प्रथम को, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और क्लास 6 का आपका सारा चैप्टर का एमसीक्यू और डिस्कशन हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था। मोहम्मद गजनी, सिकंदर, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनी हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद गजनी का जो है ना, वो अधिकतर जो है मंदिरों को अपना निशाना बनाता था और मंदिरों को लूटता था, क्योंकि और उसमें जो था आपका सोमनाथ मंदिर का नाम आता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को वो कई बार लूटा था। नेक्स्ट है, चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था। गजनी, पृथ्वीराज द्वितीय, मोहम्मद गौरी, जयचंद्र। तो चौहानों का जो प्रसिद्ध शासक था वो आपका पृथ्वीराज द्वितीय था। नेक्स्ट है, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। ये बिल्कुल सही है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। नेक्स्ट है, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा। ये भी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपका कि चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा गिनी जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि चोल कांस्य प्रतिमा जो है ये संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा में गिनी जाती है। अगर देखा जाए तो हमारा स्टेटमेंट, आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वो किस विद्वान को अपने साथ लाया। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी के समय कौन जो है भारत आया था। ठीक है, तो आपका पहला है इब्न बतूता, अल ब्रूनी और अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। तो देखिए, अल ब्रूनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बता दें कि इब्न बतूता, अल ब्रूनी, अमीर खुसरो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है। शाला भोग, देवदान, ब्रह्मदेह या वलन गाय। तो देखिए, इसको हम लोग शाला भोग कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांजावुर के वृद्धिसर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया। विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज और आपका प्रातंक प्रथम। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, राजराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। कलहन, चंद्र बदाई या पृथ्वीराज या अमीर खुसरो। तो आंसर हो जाएगा आपका कलहन हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता है। महासामंत, महामंडलेश्वर, सत्ताधारी, प्रधान। तो जो मंडल के स्वामी होते हैं उसको हम लोग महामंडलेश्वर कहते हैं। अभी हाल ही में जो आपका ममता कुलकर्णी को जो महामंडलेश्वर बनाया गया था किन्नर अखाड़े का, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पदवी रहता है ये, और अभी उसको वहाँ से निष्कासित भी कर दिया गया है। तो आंसर बी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है। पहला, बेलन वगाई और ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। दूसरा, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तीसरा, साला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है कि बेलन वगाई और ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते हैं। और जो ब्रह्मदेह होता है ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। साला भोग जो पहले ही डिस्कस किए थे कि विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती है उसको साला भोग कहते हैं। नेक्स्ट आपका पलीचंद्रम मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और आपका देवदान, तिरुनम टुकानी और संस्थानों को दी गई भूमि। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। आंसर जो रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका यानी कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो भाई हमारा जो स्टेटमेंट था आपका 4-5 का वो गलत था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में। देखिए, सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहाँ क्या बनवाया।
तंजाउर शहर, निशुप सुहिनी देवी का मंदिर, तो ये दोनों बनवाया था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1191 1192 ईस्वी में हो जाएगा, तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में वीटी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? कर जो नगद राशि के रूप में वसूली जाती थी, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, कर जो उत्पादन में हिस्से के रूप में लिया जाता था, कर जो कि स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट दी जाती थी। तो ये चोल काल में बोल रहा है, तो याद रखिएगा कर जो कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, जबरन लिया जाता था, उसको कहा जाता है आपका वेटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कर का अलग अलग नाम था। ठीक है, तो इसी तरह अगर जबरन अगर कर लिया जाता था श्रम के नाम पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटी कहते थे। नेक्स्ट है कल्हन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं का, दक्कन के राजाओं का, दक्षिण भारत के राजाओं का, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर ई हो जाएगा, कश्मीर के राजाओं का पता चलता है। नेक्स्ट है मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? ऊड़, नाडू, ग्राम परिषद और उपयुक्त सभी, तो उसको हम लोग ऊड़ कहते थे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमें जो है आपका टीचर लेवल कोई भी एग्ज़ाम आता है उसमें पूछा जाता है, या भी कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पूछा जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, जहाँ पे कि बहुत ही लंबी समय तक लड़ाई लड़ी थी, उसमें कौन कौन तीन आता है, तो याद रखिएगा, जो कि आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकृत हो जाएगा, और राष्ट्रकूट और आपका पालवंश, ये तीन है। ठीक है, तो ये पहला ही आपका है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन आता है, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, गोदावरी नदी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए, या कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर नियंत्रण। तो जैसे कि आंसर आपको पता चल गया कि हमें कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए इन तीनों पे ना बहुत ही लंबे समय तक मतलब कि युद्ध होता गया, और इनके साथ जो है मतभेद होती गई, और बहुत ही लंबे समय तक, और इसी को हम लोग जो है त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो कन्नौज का नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है चोल किसके सामंत थे? पल्लव का, राष्ट्रकूट का, चेल और चालुक्य। याद रखिएगा पल्लव का। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई? राजराज, राजेंद्र प्रथम और कुलोलुंग और कुलोलुंग दो। तो देखिए राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है राजेंद्र प्रथम के चोल शासक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राजाओं के राजा को क्या कहते हैं? महाराज, महाराजा धीराज, स्वामी, मालिक। तो देखिए जो राजा के राजा होता है, राजाओं के राजा, उसको महाराजा धीराज कहते हैं। क्या है, उसमें राजा लोग थे ना, बड़े बड़े पदवी को धारण करते थे, उसी में से महाराजा धीराज जो है एक बहुत बड़ा पदवी था जिसको राजा लोग अब धारण करते थे। तो आंसर बी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ, राजाओं का राजा। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? भित्ति चित्र, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, या आपका पहला और दूसरा। तो देखिए क और ख मतलब क्या हुआ, ये क और ख मतलब भित्ति चित्र और एलोरा का गुफा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलोरा की गुफा 15 की भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, ये किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की, पल्लव काल की, चोल काल की, बौद्ध काल की। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रकूट काल का है, जिस समय विष्णु को नरसिंह के अवतार में दिखाया गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते हैं थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। नेक्स्ट है चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए हमारे सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इसके लिए हमें सीटेट एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन हम आपके पास ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते हैं तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते
सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है दंती दुर्ग कौन था? महासामंत, महामंडलेश्वर, किसान, राष्ट्रकूट का प्रधान। तो देखिए दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट का जो प्रधान होता है उसको हम लोग दंती दुर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गंगई कोड कोट चोलपुरम क्या है? वंश, मंदिर, गुफा, आजादी। ये आपका एक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्य के, चौलों के, केरल के चेर शासकों के, या वेंगी के चालुक्य? तो ये कर्नाटक के चालुक्य के जो सामंत थे उसको हम लोग राष्ट्रकूट कहते थे। नेक्स्ट है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चोल काल में किसानों की बस्तियों का ऊड़ कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। नेक्स्ट है गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को ओड़ कहा जाता था और जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। नेक्स्ट है गांव के समूह को नाडू कहा जाता था और तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो क्लास 7 का चैप्टर 2 है, ऐसे ही चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो हम आपके पास लेके आए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे जो कि पॉसिबल नहीं हुआ बनाने के लिए, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार चैप्टर डिस्कशन करना पड़ेगा कि जैसे कि हम देखिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास सीटेट में देखने को मिलता है। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट नहीं किए हैं और अभी क्लास 6 का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है क्लास 7 का भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर अगर कोई क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।